दिख रहा है स्क्रीन? तो मान लेते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बाय टू फेज। ठीक है, अब इसमें मान लिया एक हमारा कोई ये है फेज, इसको वैल्यू हम दे देते हैं फाई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, और एक और मान लेते हैं कि इससे 90 डिग्री के उस फेज डिफरेंस पे कोई है फाई एम, उसको क्या बोलेंगे, फाई एम साइन ओमेगा टी, एम साइन ओमेगा टी माइनस 90। ठीक है, तो कैसे हम कर रहे थे, जब थ्री फेज वाला प्रूफ कर रहे थे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट एक साथ निकालते थे। तो इसमें तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दिया ही हुआ है एक तरह से, तो साइन ओमेगा टी माइनस 90 को हम क्या बोल सकते हैं? देख रहे हैं साइन ओमेगा टी माइनस 90 है, तो ये कॉस ओमेगा टी होगा। तो आपके पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फाई एच, वो है फाई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, और फाई वी वर्टिकल कंपोनेंट है। अगर ऊपर लेना चाहते हैं आप वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे, तो इसको आप लिख सकते हैं कि माइनस फाई एम कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो इनका अगर रिजल्टिंग लेना चाहेंगे फाई अब रिजल्टिंग, तो क्या होगा, अंडर रूट फाई एच प्लस फाई वी स्क्वायर प्लस फाई वी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाएगा। तो ये सिंपल फाई एम आ जाएगा सिर्फ, जो रिजल्टिंग, तो मैग्नीट्यूड तो इसका फाई एम आ गया। फेज एंगल थीटा की बात करें अगर, तो थीटा क्या लिख सकते हैं, फाई वी बाई फाई एच होता है, वर्टिकल बाई हॉरिजॉन्टल। तो ये हो गया आपका कॉट ओमेगा टी, या माइनस लगा दे माइनस कॉट ओमेगा टी, फाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या फिर टेन इनवर्स टेन ओमेगा टी, अगर हम उल्टा करें टेन ओमेगा टी माइनस 90 या पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, ये कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सेम चीज़ आ गई जैसे हमारा थ्री फेज में आया था, थीटा जो है हमारा आ जाता है 10 पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, इस तरह करके 10 सॉरी 10 थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, ये 10 हट जाएगा, वहाँ भी 10 आएगा, तो थीटा हमारा पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, माइनस ओमेगा टी, ये इसको हम माइनस इसको कर देंगे 10 पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, यहाँ 10 थीटा है, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हो गया पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। ओमेगा टी की अलग अलग वैल्यू रखेंगे। ठीक है, जैसे हमने उसमें किया था कि एक फेजर हमारा है ये, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, फाई आर है, फाई एम है, हमने देखा ये, और इसका एंगल कुछ है थीटा, थीटा एंगल है। अब थीटा की हम अलग अलग वैल्यू रखें, ये ओमेगा टी की अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग इंस्टेंट पे, अगर 0 रखेंगे तो पाई बाई 2 आएगा, ये फेजर यहाँ पे आएगा। ओमेगा टी को अगर हम कितना रखें, 30 रखें, तो थीटा जो है 60 आएगा, ये फेजर कुछ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा टी को 60 रखें तो 30 आएगा, फेजर ऐसे आएगा। ओमेगा टी को 90 रखें तो 0 हो जाएगा, ये फेजर ऐसा हो जाएगा। ओमेगा टी को 120 रखें तो माइनस 30 आ जाएगा, ये फेजर इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री भी अगर हमारा फेज डिफरेंस है, दो फेजिंग भी है, तो हमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल सकती है। ठीक है, क्लियर इतना? तो इस बेस पे हम क्या कर रहे हैं कि हम चार मेथड अपने डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब बेसिकली टू फेजिंग करेंगे स्टार्टिंग के लिए। एक तो हमारा हो सकता है क्या, स्प्लिट फेज। एक हो गया स्प्लिट फेज,
सेकंड एक मेथड है कैपेसिटर स्टार्ट। कैपेसिटर स्टार्ट एक मेथड हो सकता है कैपेसिटर में शॉर्ट में सी लिखता हूँ, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन। और एक हो सकता है परमानेंट कैपेसिटर। कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस क्या होगा आप देख लेंगे। एक परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर और एक लास्ट इसमें पढ़ते हैं शेडेड पोल टाइप इंडक्शन मोटर। तो आपसे अगर कहीं पूछे कि स्टार्टिंग मेथड्स डिफाइन करें एग्जाम में अगर है, तो इसको 5 मेथड ऐसे हमको डिफाइन करने हैं और इनमें से अगर किसी एक के बारे में डिटेल में पूछे तो उसको फिर डिफाइन करना है। तो कई बार आपको क्वेश्चन पढ़ के क्या लिखना है ये मालूम होना चाहिए। जैसे अभी इस एग्जाम में अविनाश ने लिखा है क्वेश्चन पढ़ के, बहुत लोगों ने क्वेश्चन पढ़ के एग्जैक्टली क्या लिखना है समझ नहीं पाए और सोच रहे हैं हमारे पास किताब है पूरा लिख देते हैं, जो भी है किताब है सब लिख दिए। बहुत सब लिखने से कोई मतलब नहीं है, जो पूछे एग्जैक्टली हमको वही जवाब देना है। ठीक है, अब सबसे पहले वाले की बात करें अगर स्प्लिट फेज की, ओके। तो स्प्लिट फेज में हम क्या कर रहे हैं, अब इसमें एक मेन वाइंडिंग होगा, सेम चीज है, स्टेटर हमारा होगा और स्क्विरल केज रोटर होगा। स्टेटर में सिंगल फेज एक हम मेन वाइंडिंग रखते हैं यहाँ पे, ओके। एक हम क्या कर रहे हैं, एक रख दे रहे हैं मेन वाइंडिंग जो कि रेजिस्टेंस कम होगा और इंडक्टेंस इसका ज़्यादा होगा, और एक रख दे रहे हैं स्विच के थ्रू ऑक्सिलरी वाइंडिंग। वो टाइम और स्पेस में एक दूसरे से डिस्प्लेस्ड होंगे कुछ एंगल से। तो ये मान लो आर मेन, एक्स मेन, और इसको बोलेंगे हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग, आर ऑक्सिलरी, एक्स ऑक्सिलरी। तो बजाय एक सिंगल फेज के, ये हमारी सप्लाई है सिंगल फेज सप्लाई, हमने 2 वाइंडिंग लगा दी, एक मेन वाइंडिंग ये हो गई, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है, स्विच के थ्रू। ये स्विच है और बीच में हमारा रोटर रहेगा। ठीक, तो ये क्या किया हमने, 2 फेजिंग कर दी। अब हमने बोल दिया कि ये जो मेन वाइंडिंग रहेगा ये थोड़ा ज़्यादा इंडक्टिव रहेगा और ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है वो ज़्यादा रेजिस्टिव रहेगा। तो हम चाहेंगे कि ऑलमोस्ट 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो, बट इसमें थोड़ा कम ही होता है, 90 नहीं तो नहीं होगा, 60 50, तो उससे भी हमारा रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। तो 2 भी फेज हैं और वो कुछ एंगल से, मान लो हमारा सप्लाई वोल्टेज V है इस तरह से, तो आपका जो ऑक्सिलरी करंट है वो ज़्यादातर रेजिस्टिव है तो थोड़ा सा यहाँ रहेगा, और मेन जो है वो ज़्यादातर इंडक्टिव है तो ऑलमोस्ट 90 के थोड़ा सा करीब मेन वाइंडिंग में जो करंट होगा वो 90 डिग्री लैगिंग होगा और ऑलमोस्ट 90, एग्जैक्टली प्योरली इंडक्टिव नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा कम। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टिंग करंट होगा वो कहीं इनके बीच में आएगा इधर। तो ये दोनों जो करंट हैं इनकी वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होंगे उनके बीच में एक फेज डिफरेंस होगा। ये हम चाहेंगे कि 90 डिग्री के पास हो, तो इससे क्या होगा, एक रोटेटिंग फील्ड जनरेट होगी और आपका ये जो रोटर है फिर उसी प्रिंसिपल से रोटेट हो जाएगा जिससे हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर होता था। ठीक है, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए क्या था, रोटेटिंग फील्ड जनरेट हुई और रोटर को कट किया, ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, करंट फ्लो हुई और करंट कैरी कंडक्टर प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स लगा। तो इसके बाद का मामला सब 3 फेज जैसा ही है। ठीक है, तो ये हमारा फंडा रहेगा स्प्लिट फेज का। इसमें स्टार्टिंग टॉर्क की अगर बात करें तो थोड़ा सा हमें स्टार्टिंग टॉर्क इसमें बेटर मिल सकता है। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स का हम अगर देखें तो कुछ स्टार्टिंग टॉर्क हमें इसका कंपैरेटिवली ज़्यादा, अगर सिंबल हम दोनों
ये दोनों वाइंडिंग रहती है तो कुछ इस तरह का मिलता स्टार्टिंग टॉर्क, लेकिन सिर्फ वो वाइंडिंग रहती, सिर्फ मेन वाइंडिंग रहती तो कुछ इस तरह का मिलता। तो उसकी बजाय हमारा क्या होगा, अभी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कुछ वो रहेगा, और ये आपका कुछ मेन वाइंडिंग का रहता, यहाँ से यहाँ तक दोनों साथ में है तब। और जब 60-70% स्पीड हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, स्विच हटा देंगे, शुरू में क्लोज रखेंगे स्टार्टिंग के लिए बस, बाद में इसको हटा देंगे, सिर्फ मेन वाइंडिंग के साथ रहेंगे। उसके बाद आपका जो टॉर्क रहेगा वो मेन वाइंडिंग वाला रहेगा, इस तरह का। तो स्टार्टिंग टॉर्क इसमें हमें ज़्यादा मिल जाएगा अगर हम ये स्प्लिट फेस कर रहे हैं, और यूनिडायरेक्शनल टॉर्क भी मिलना चाहिए, वो भी मिल गया। तो इस तरह का इसका कैरेक्टरिस्टिक होगी। अब इसको हम डिटेल में करेंगे। और कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होगी इसमें, इसकी जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा लगभग आपका 1.5 टाइम्स जो है वो फुल लोड टॉर्क होगा, टी स्टार्टिंग इसका। और इसका अगर टी मैक्स की बात करें तो टी मैक्स जो होगा वो लगभग 2.5 टाइम्स आपका टी एफ एल होगा। एक्ट स्पीड ऑफ 75% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड। ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं इसकी। ये मोटर हमारा इस तरह कैसा रहेगा, इसके इसीलिए कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, उसको डिस्कस कर लेंगे। डिफरेंस क्या होगा आगे के, मैं जल्दी जल्दी यही डिस्कस कर लेता हूँ। आगे जब हम जो दूसरा तीसरा नाम लिए, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, तो जो पहला हमने नाम लिया कैपेसिटर स्टार्ट का, तो उसमें क्या करेंगे हम, एक कैपेसिटर और इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। कैपेसिटर ऐड करने से क्या होगा, ये वाइंडिंग में ऑक्सिलरी वाइंडिंग अब कैपेसिटी हो गई, तो ये जो ऑक्सिलरी करंट यहाँ आपने बनाया है यहाँ ना बन के वो कुछ लीडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो IM और IA के बीच में आपका लगभग 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। तो रोटेटिंग फील्ड जनरेट होगी और इसमें आपका स्टार्टिंग टॉर्क कुछ और अच्छा मिलेगा, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग टॉर्क और अच्छा, लगभग 3 to 4.5% ऑफ TFL फुल लोड टॉर्क का, ठीक है। तो इसके एप्लीकेशन हमारे तो ज़्यादा जहाँ पे हाई एनर्जिया वाले एप्लीकेशन होंगे, कंप्रेसर, एयर कंडीशनिंग हो, बहुत ज़्यादा जहाँ पे कन्वेयर हो, तो इस तरह के एप्लीकेशन के होंगे। फिर अलग नाम लिया हमने कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन। तो उसमें क्या होगा, एक कैपेसिटर स्टार्ट के लिए होगा और एक पैरेलल में कैपेसिटर और लगा होगा जो कि रन कंडीशन में भी रहेगा। यहाँ पे मतलब कि आप स्टार्ट करेंगे जब तो दोनों रहेंगे, स्विच क्लोज रहेगा, और जैसे ही 60-70% से ऊपर स्पीड जाएगी 80%, तो एक कैपेसिटर को हम स्विच ओपन कर देंगे, हटा देंगे, एक कैपेसिटर फिर भी रहेगा, ठीक है। तो इसका भी ऐसा ही है, हाई इनर्शिया, इसका और टॉर्क मिलेगा, स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा। तो हाई इनर्शिया एप्लीकेशन जो होंगे वो उस एप्लीकेशन में इसको हम लाएंगे काम में। और लास्ट वाला एक जो था परमानेंट कैपेसिटर, तो उसमें क्या होगा, एक ही कैपेसिटर होगा और वो स्विच से नहीं होगा, ये हटा देंगे पूरी ब्रांच। एक कैपेसिटर होगा, परमानेंट रहेगा, मतलब ये स्टार्टिंग में भी रहेगा और बाद में परमानेंट जो है 70 स्पीड के बाद भी रहेगा, स्विच नहीं है इसमें। तो इसके अलग कुछ वो हो जाएंगे, एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी होगी। कैपेसिटर परमानेंट लगा हुआ है तो आपका पावर फैक्टर अच्छा होगा, ठीक है। रनिंग ऑपरेशन भी आपका अच्छे रहेंगे इसके, ठीक है। तो उस हिसाब से इसके एप्लीकेशंस देखेंगे हम, ठीक है। वो देख लेते हैं। इस तरह का मेन वाइंडिंग जो हमने स्प्लिट फेस किया, तो टॉर्क रिजल्टिंग टॉर्क हमारा ये जब दोनों साथ में है, और फिर उसके बाद जब स्विच हटा देते हैं तो सिर्फ मेन वाइंडिंग की वजह से जो टॉर्क होता है वो रहता है। एप्लीकेशन में इसका एयर कंडीशन फूड मिक्सचर ग्राइंडर, शुरुआत वाले का सेंट्रीफ्यूगल पंप, स्मॉल ड्रिल, लेथ मशीन, ये एप्लीकेशन आप लोग। कैपेसिटर वाले की बात किया, कैपेसिटर स्टार्ट के लिए इस तरह का वही टॉर्क, जब स्टार्ट में कैपेसिटर साथ में है, बाद में कैपेसिटर हट जाएगा, मेन वाइंडिंग की वजह से जो टॉर्क रहेगा वो ये रिजल्टिंग टॉर्क मिलेगा।